इंडस्ट्रीज, तो आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनेशन से कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो इंडिया रहा है, जो है क्या कहते हैं, पुराने समय से ही यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हैंडलूम्स हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर जो हम कुम्हार जिसे कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन लोगों का बहुत ही अधिक प्रभाव रहा है। हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे वो इंडिया में रहे हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इसके साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनका नाम दिया गया है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलग हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज अलग हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो बेसिकली होम लेबर होती है, यानी कि कोई भी जो आदमी है अगर अपने घर में कोई भी घर के आसपास कोई छोटा सा कह सकते हैं कि दुकान खोल जो है व्यापार कर ले, जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, या फिर हम बुनकर जिनको कहते हैं कढ़ाई बुनाई के ये सारे जो काम होते थे, तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में आती हैं। सर, लघु उद्योग आता है। हाँ जी, लघु उद्योग जिसे कहते हैं ना, जो घर में बिजनेस होते हैं जैसे। हाँ, कॉटेज इंडस्ट्रीज उसको हम कहते हैं। लघु तो स्मॉल आता है हमारा। ओके। लघु तो स्मॉल है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। तो जो हमारा ये बात हो रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनमें जो मेथड्स हैं प्रोडक्शन के वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इनका जो किसी भी कंट्री के जो डिमांड है, चाहे वो लोकल बेस्ड पे हो, जहाँ पे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है, या फिर नेशनल लेवल पे हो, पूरी कंट्री की डिमांड की बात हो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में हो, तो ये अपनी प्रोडक्ट्स को तीनों स्केल पे सेल करती है। पहला लोकल लेवल पे जहां पे ये इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं, दूसरा नेशनल लेवल पे, तीसरा इंटरनेशनल मार्केट में, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बात करता हूँ इसकी जो है डिफिनेशन की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो जैसा कि यहाँ पे बता रखा है कि वो इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज विच ऑपरेट मेनली विद हायर्ड लेबर एंड कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। तो इनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वो हायर्ड हैं, यानी कि हम वेज एंड सैलरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं वो हायर्ड है। तो डिफिनीशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारा है, ये इन्वेस्टमेंट लिमिट की या कैपिटल जो हम उसमें लगा रखे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उससे हम समझ सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमारा है, इसको डिफाइन कर रखा है हमारा एक MSME 2006 का एक्ट है, जिसको MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006। तो उसके अंदर बता रखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है। तो दो कैटेगरी बना रखी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन करने के लिए। पहला कि अगर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी कि जहां पर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस केस में बता रखा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 करोड़ रुपए से कम है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो पहली बात कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो सारी इंडस्ट्रीज या फिर वो सारी फर्म्स जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम है, तो वो आएंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डिफिनेशन में। पहली बात हो गई। दूसरा सर्विस सेक्टर की बात है। अगर सपोज करो कि जो इंडस्ट्री है वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए बता रखा है MSME 2006 का जो एक्ट है उसके अंदर बता रखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is the industry where the investment in plant and machinery is above rupees 10 lakh but less than rupees 2 करोड़। तो यानी कि सर्विस सेक्टर में अगर कोई इंडस्ट्री इन्वॉल्व है और वहां पे उसकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए से
कम है तो उसको हम कहेंगे कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो ये हम जो सर्विस सेक्टर के अंदर देख रहे हैं जो लिमिट कम है, क्योंकि हमें पता है कि सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री अगर हमें सेटअप करना हो तो उसमें हमें ज्यादा कैपिटल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को डेवलप नहीं करना है, रॉ मटेरियल का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको जो आपके गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं करना है। सर्विस का मतलब सिंपल है कि आप जो है एक जो हम कहते हैं इनविजिबल सर्विस दे रहे हैं, यानी कि अदृश्य होकर सर्विस दे रहे हैं, कि आप सर्विसेज को क्या किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, उनको टच नहीं किया जा सकता है या कोई देख नहीं सकता है। तो वो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री जो जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये हमारा वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जिसमें हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करें। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी से हमारा मतलब है कि हमने अपना जो ऑफिस सेटअप कर रखा है, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा रखे हैं अपने ऑफिस को सेटअप करने में, वहां पे कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, कंप्यूटर होगा, आपका लैपटॉप होगा, प्रिंटर होगा, ये सारी जो चीजें हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अबाउट ₹10 लाख बट लेस देन ₹2 करोड़, तो उस इंडस्ट्री को हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये इसके डिफिनेशन की बात होगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थोड़ा अलग है और कॉटेज इंडस्ट्रीज थोड़ा अलग है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर हम सारी चीजों की बात करते हैं, वहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वहां पे सर्विसेज भी जो है आपकी इन्वॉल्व होंगी, वहां पे आपका हायर्ड लेबर होगा, अर्बन एरियाज में भी हो सकती हैं, और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल, या हम कहें कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी हो सकते हैं। बट कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, सबसे पहली बात उनकी ये है कि वो जो लोग हैं इंडिविजुअल लेवल पे उनको सेटअप कर रखा है कॉटेज इंडस्ट्रीज को। अपने घर के पास ही कोई चीज का जो है क्या कहते हैं, कोई छोटी सी दुकान खोल ली, या फिर हम कहें कि जो हाथ से बने हुए कुछ सामान की दुकान खोल ली, उन चीजों को हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि जो लोकल एरिया की डिमांड है उन्हीं को सेटिस्फाई किया जाता है। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल मार्केट में ही, लोकल एरियाज में ही सेल किए जाते हैं, और यहाँ पे कोई हायर्ड लेबर नहीं है, कोई बाहर से आके मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, ये घर के लोग ही काम कर रहे हैं। तो डिफरेंस समझ में आएगा इस पॉइंट से। कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की जो बात है इसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि मेनली ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर, यानी कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो बाहर से लाए गए हैं, वहां पे काम करने वाले मजदूर हैं। और कॉटेज इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री में काम हो रहा है होम लेबर की मदद से, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग 1 या 2 हैं। कि आपने कोई भी, आपका कोई छोटा काम है, आप अपनी जो, या आपकी कोई हॉबी है, जैसे कि कई लोगों की हॉबी होती है कि अपना जो क्राफ्ट्स हैं या डिजाइनिंग का काम है जो है, उन सब चीजों में उनकी हॉबी होती है। तो उसको मार्केट में कैसे अपनी हॉबीज को सेल किया जाए, उनके प्रोडक्ट्स को हम, अपनी हॉबीज को एक प्रोडक्ट पर कैसे हम फ्रेमवर्क दे सकते हैं, कैसे रूप दे सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। कई लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, या फिर पेंटिंग की गई उनमें रंग का शौक होता है, तो ये सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। तो पहला डिफरेंस ये है कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है हायर्ड लेबर की मदद से काम करती हैं, और कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी होम लेबर के मदद से काम करती है। दूसरा बात है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादातर अर्बन एरियाज में क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड हैं, अर्बन एरिया में होती हैं, और जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी
रूरल एरियाज में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। उसके बाद बात है यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन रूरल एरियाज प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स, यानी कि जो गांव में लोग रह रहे हैं उनको एक सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कि आप सपोज करो विलेजेस में लोग खेती कर रहे हैं तो एडिशनल इनकम के लिए कोई अपनी इंडस्ट्री लगा ली छोटी सी, कोई अपने घर में ही काम कर लिया, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है और अपने प्रोडक्ट को लोकल एरिया में जहां पे वो सेटअप है, नेशनल लेवल पे यानी कि जिस देश में वो सेटअप है, और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं कि लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका मतलब है कि हमारी जो टेक्निक है वो एडवांस्ड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स से सोफिस्टिकेटेड, मतलब कि कई सारे मेथड्स का हम यूज कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। और यहाँ पे हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है कि जो लोकल रिसोर्सेस हैं उन्हीं का यूज होता है और उनके प्रोडक्ट्स जनरली नियर बाई एरियाज में ही सेल किए जाते हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री की बात हुई। यहाँ पे कोई सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ जो लोकल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चाहे अगर आपको कुल्हड़ की चाय किसी ने अगर पी हो तो वो जो सारे बर्तन बनते हैं, कुल्हड़ वगैरह हो गया, तो वो सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ बात कर रखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। एग्जाम्पल क्या है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है जो कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट्स। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, हैंडलूम्स है, जो हम चादरों पे देखते हैं या बेडशीट्स हैं उन पे कुछ कढ़ाई होती है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, सेरिकल्चर है और खादी। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का। डिफरेंस क्या है, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं तो अभी आपको मैंने बताया कि वहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट है। कॉटेज इंडस्ट्रीज के एज सच ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं कर रखी, क्योंकि यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस हो रहा है, या फिर हम कहें कि जो अपना कोई भी आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए जो काम कर रहा है बहुत स्मॉल स्केल पे है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा 20-25 हजार का, कोई ऐसा काम कर लेगा, तो उस चीज की यहाँ पे बात हो। 20-25 हजार से मतलब है जो उसका सेटअप बनाने में वो है, 20-25 हजार महीने की कमाई नहीं है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के। आगे बात है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमारा एमएसएमई एक्ट 2006 है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारी थी उनको 2006 में एक्ट लाकर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एमएसएमई के नाम से जाना जाने लगा। तो उसको हम लोग कहते हैं एमएसएमई। कई बार आपकी बुक में मिलेगा कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिखा होगा और एमएसएमई लिखा होगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि 2006 के बाद क्या हुआ कि इसमें किया गया कि हम इनको एक जो है फ्रेमवर्क दे दें। तो उसके कंटेक्स्ट में इस चीज को लाया गया कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको कई बार आपके बुक में एमएसएमई से डिफाइन कर रखा होगा या सिंपल एसएमई से डिफाइन कर रखा होगा, तो उसको आप लोग कंफ्यूजन मत रखना उसमें। तो जो एमएसएमई एक्ट है 2006 का, उसका मेन पर्पस ये था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात हो, उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात हो, प्रोडक्ट का रिजर्वेशन की बात हो, जो उनकी डे टू डे जो है ऑपरेशंस की बात हो, उनको एक लीगल स्टेटस देने की बात हो, और उनमें गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है, उन सारे एक्ट के जो है उन सारे प्रोविजंस को, उन सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक एमएसएमई एक्ट बना दिया 2006 में, जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और जो हमारा डिफिनेशन निकल कर आई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो है डिफिनेशन है, वो डिफाइन होती है इन्वेस्टमेंट लिमिट में। और जो इन्वेस्टमेंट लिमिट अभी 25 लाख से 5 करोड़ रुपए है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और 10 लाख से 2 करोड़ रुपए है सर्विसेज के अंदर। ये जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी किया जाता है।
और इसमें सर्विसेज सेक्टर को जो हमारा अभी हम बात कर रहे हैं उसको सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो है, जो सर्विस सेक्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर इसी एक्ट के थ्रू उसको जोड़ा गया था, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो दायरा है उसको और बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचाया जा सके, उनके लिए इनकम की व्यवस्था की जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, और कंट्री के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो हम बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो चीजें हम लोग अचीव कर पाए। तो इसमें देखते हैं एमएसएमई। तो इसमें बता रखा है कि एमएसएमई का जो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी ये तीनों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि क्या क्या एंटरप्राइजेस हैं इस एक्ट के अंदर। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर द एंटरप्राइजेस दैट आर डिफाइंड अंडर द एमएसएमईज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और आगे कहता है कि द एक्ट डिफाइंस एमएसएमईज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर गुड्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट फॉर गुड्स का मतलब है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, एंड सर्विसेज, और अगर आप सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो उसके अंदर एमएसएमई की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी क्या डिफिनेशन होगी, तो ये डिफाइन कर रखा है इस एक्ट के अंदर। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एमएसएमई यहाँ पे बता रखा है कि हम कैसे इसको देखेंगे कि जो अमाउंट है वो कैसे है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज का टाइप है, यानी कि कौन सी एंटरप्राइज है। उसके बाद है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर सेक्टर में है तो उसकी क्या लिमिट है, और सर्विस सेक्टर में है तो उसकी क्या लिमिट है। तो सबसे पहले में हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की, यानी कि जो सूक्ष्म जो हमारे जो है वो है उद्योग है। तो उनमें बात कर रखा है कि ऐसी एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और जिनका जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख रुपए से कम है, तो उसको हम कहेंगे कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। उसके बाद है अगर वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 10 लाख रुपए से कम है। तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात हुई कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वॉल्व हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी वो 25 लाख रुपए से कम है, और अगर आप सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं तो वो 10 लाख रुपए से कम है, तो आपको कहा जाएगा कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेस के जो बिजनेस है उनमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात हम जिसको कह रहे हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस, सिंपल अभी हमने जो डिफिनेशन दिया कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग केस अगर 25 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम है, तो आप आएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के या स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में। और सर्विसेज सेक्टर के अंदर क्या है, 10 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम है, तो आप आएंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस में। उसके बाद है मीडियम। अब मीडियम में बात करा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है। तो मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है, तो आप आएंगे मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में। उसके बाद सर्विसेज में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट लिमिट लगा रखी है, चाहे स्मॉल की हो, माइक्रो की हो या मीडियम की हो, ये जो इन्वेस्टमेंट लिमिट लगाने का मतलब है कि हम डिफाइन कर सकें कि कौन सी एंटरप्राइजेस हमारी स्मॉल स्केल की हैं, कौन सी माइक्रो स्केल की हैं, या फिर कौन मीडियम स्केल की हैं। तो ये कैटेगरी बनाने का मेन पर्पज यही है, और इस डिफिनेशन से हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सके। तो ये मेन पर्पज है ये कैटेगरी बनाने का, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट लगा रखी है। जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम मीडियम की बात करें, अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो आप मीडियम में नहीं रहेंगे, फिर आप चले जाएंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर।
तो ये इन्वेस्टमेंट लगाने का मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट स्पेशल प्रोग्राम्स इनके लिए चलाती है, स्पेशल पैकेजेस देती है, इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टमेंट लिमिट लगा रखी है। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की और कॉटेज इंडस्ट्रीज की इतनी हमें जो वैल्यू करते हैं वो क्यों है, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनका रोल क्या होता है किसी भी कंट्री के अंदर। तो सबसे पहला जो रोल है कि लेबर इंटेंसिव है, कि यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो घर की इंडस्ट्रीज है उनकी बात कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं, तो उनकी बात करें तो वहां पे जो लेबर लगी हुई है क्योंकि उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज इतना नहीं है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है, रोल है किसी कंट्री के अंदर कि लेबर इंटेंसिव है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट एक लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो रही है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर बात है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी जो बात है उसमें भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी छोटा सा जो है व्यापार कर सकते हैं, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। जो हम किराना स्टोर देखते हैं, छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप्स देखते हैं, मेडिकल स्टोर्स देखते हैं, या फिर आपके जो क्या कहते हैं दूसरे कोई आप कपड़े के जो हमारे शॉप्स हैं, ये सारे जो ये शॉप्स हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं आते हैं। तो आपके मेडिकल स्टोर वाले हैं, आपके किराना स्टोर है, ग्रोसरी शॉप्स हैं, और आपके कोई अगर जो है आसपास में कपड़े की दुकान है, तो वो सारे हमारे जो आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मेडिकल स्टोर है या कोई ग्रोसरी शॉप्स है तो ज्यादातर देखते हैं कि वहां पे जो काम करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लोगों की। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है कि जिसकी दुकान है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद है हमारा लेस कैपिटल इंटेंसिव, कि कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कि कैपिटल इंटेंसिव के यहाँ से मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि ज्यादा हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितनी हमारी इंडस्ट्रीज होती है जो लेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जिनकी हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो अगर लेस कैपिटल इंटेंसिव कोई टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं है तो फिर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। उसके बाद है इंपोर्ट लाइट, इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं लोग, अगर इनको कुछ इंपोर्ट करना है बाहर से, इनका जो प्रोडक्ट्स जो होता है उनका अगर कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। तो इनको ज्यादा इंपोर्ट करने की बात नहीं होती, कि जैसा हम कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर देख रहे हैं कि वो लोकल रिसोर्सेज का ही यूज करते हैं प्रोडक्शन के, तो उनको तो इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये जब लेस इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का इंपोर्ट बर्डन है वो कम होता है, तो अल्टीमेटली जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो एनहांस होता है। तो ये रोल है इनका कि इंपोर्ट की इनकी जो कैपेबिलिटी है, या फिर बैंक इनको इंपोर्ट की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है वो ज्यादा करीब करीब 40 से 50% उनका एक्सपोर्ट हो जाता है, और कई एरियाज में तो ज्यादा हो जाता है, 80 से 90% हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है। क्या कहते हैं उनके जितना भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनका सबका सब एक्सपोर्ट हो जाता है कई एरियाज में। और अगर हम कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट्स में बात करें कि जो हमारा इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है, तो उसमें अगर हम इनके हिस्से की बात करें तो ये लोग करीब करीब 50% की अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। यानी कि टोटल इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 50% सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आ रहा है। सर जो ये इम्पोर्ट लाइट है इसका मतलब ये जो लाइटिंग वगैरह है वो इम्पोर्ट करना है या कम इम्पोर्ट करना, लाइट वो वाला? हाँ, कम इम्पोर्ट करना है, लाइटिंग का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अच्छा, कम इम्पोर्ट है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी।
उसके बाद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे है कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट एक हमने लगा रखी है कि आप उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं, और जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं तो सबके हाथ में उतनी ही इनकम आएगी कि आप क्या कहते हैं जितनी इन्वेस्टमेंट लिमिट लगा रखी है। तो जब हम रीजनल डिस्पैरिटी की बात करते हैं वो रिड्यूस होगी, क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लिमिट उनके लिए सेम है, तो जो भी उनका प्रॉफिट होगा या फिर जो भी वो मैन्युफैक्चर करेंगे सबका एक ही, हम कह सकते हैं कि जो उनका आउटपुट होगा वो एक ही होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो जो हम बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो इंश्योर होता है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जैसे कि हम बिजनेस के अंदर पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, और फिर आपने फर्स्ट ईयर में अपने बीकॉम का जो पेपर था एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आपने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो पावर है किसी एक आदमी के पास या किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में सारी पावर हम दे दे रहे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों में पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ पे है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश हो रही है। तो इससे होता क्या कि जब हम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं वो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज करो हमने दिल्ली में इंडस्ट्री लगाई है, मुंबई में लगाई, कानपुर में लगाई, और क्या कहते हैं लखनऊ में लगाई, और एक फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इन 4 एरियाज में किसी एक एरियाज का जो क्या कहते हैं कंडीशन है वो ठीक नहीं रहती है। कि जैसे अभी हम क्या देखते हैं कि जब ठंड स्टार्ट होती है तो दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो उस पोल्यूशन को कंटेन करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि इंडस्ट्रीज को बंद कर देती है कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए। तो उनका जो बंद होता है, इंडस्ट्रीज जब बंद होती हैं तो उस लॉस को कवर करने के लिए जो हमने अलग एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाई है वो कंपेंसेट करती है उस लॉस को, या हम कहें कि जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कमी ना आए, तो हम अपनी इंडस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं कि जो हमें स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट का जो हमारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है। जो तो एक पोल्यूशन की बात हुई, कई बार होता क्या है कि हमारी इंडस्ट्री अगर बॉर्डर एरिया में इस्टेब्लिश है, जैसे पंजाब है वहाँ पे जलंधर है आपका क्या कहते हैं, और जो बॉर्डर एरियाज हैं तो वहाँ पे क्या है ज्यादातर इंडस्ट्री जो बॉर्डर एरिया में होती है, अगर कोई ऐसा वॉर की सिचुएशन आ गई तो जब वॉर होती है तो वॉर में हमें ये नहीं पता कि वॉर जो है कितने लेवल तक जाएगा, कब ये डी एस्केलेट होगा, कब खत्म होगा। तो उसमें जो बॉर्डर मैन है वो उनकी तो क्षति होती ही है, उसके साथ साथ जो कॉमन मैन है उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को कि अगर एक एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे एरिया में हमारी इंडस्ट्री जो सेटअप है वो काम चलता रहे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद है सपोर्ट फॉर एलएसआईज यहाँ पे है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब ये कैसे सपोर्ट करती हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। कि सपोज करो कि कोई, हम एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, टायर है, उसका ट्यूब्स हैं, उसके रिम है, उसका विंड शील्ड है, और उसकी जो क्या कहते हैं सीट्स हैं, वो अलग अलग एरियाज में कह सकते हो या अलग अलग इंडस्ट्रीज में डेवलप किए जाते हैं। तो ये जो स्पेयर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम है ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेवल पे होंगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक सपोर्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कार को एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप देंगे तो उसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो कार है, ट्यूब है, रिम है, उसके विंडशील्ड है, उसका इंजन है, उसकी सीट्स है, उसका फाइनल स्ट्रक्चर है, वो कहीं अलग अलग एरियाज में बनते हैं।
तो आप उन जो स्पेयर पार्ट्स है उनको लाके एक प्लेस पे असेंबल करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट बनने में जो आप लार्ज स्केल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट मिल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक सपोर्ट है। और लास्ट में क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको सस्टेन करती है। कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सस्टेन करने से मतलब है कि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारे ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, या फिर कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हम देखते हैं, तो वो उनका जो प्रोडक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली और कई बार होता है क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें एग्रीकल्चरल जो हमारा आउटपुट है उसको वो लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सस्टेन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनके ऑपरेशन लेवल को डिफाइन होने की वजह से इनको ज्यादा रॉ मटेरियल की जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम ये कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल जो आपका प्रोडक्शन है वो सस्टेन रहता है। तो ये बात होगी रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। पॉइंट्स हैं, इसमें आप क्या कहते हैं, अगर इसमें इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? सर एक बार ये लास्ट वाला बता दो, सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाला। इसमें क्या हो रहा है कि हम स्मॉल स्केल हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन, एक तो हमने इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या कहते हैं डिफाइन कर रखी है, तो प्रोडक्शन वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो रॉ मटेरियल है एक तो वो कम लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो इक्विपमेंट्स है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, तो उसमें जो हम थ्रेशर्स की बात करते हैं, जो है अदर जो हमारे क्या कहते हैं सिंचाई के साधन है, ट्यूबवेल्स हैं और हमारे हैंड पंप्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, जनरेटर्स हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल के इक्विपमेंट्स हैं, इनपुट इक्विपमेंट्स हैं, वो हेल्प करते हैं एग्रीकल्चरल की जो प्रोडक्टिव उसको बूस्ट करते हैं, क्योंकि आपको सही टाइम पे जो सिंचाई के साधन मिल जाए, जो सीड्स हैं क्वालिटी के वो मिल जाए, तो आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सस्टेन करने की बात कर रहे हैं, कि लंबे समय तक एक चलाने की बात कर रहे हैं। और जो रॉ मटेरियल की लेस रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम जो रॉ मटेरियल है तो अगर वो कम लेंगे तो उसमें आपके जो एग्रीकल्चर का जो नुकसान होता है कि वो नहीं होगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी जो रॉ मटेरियल होती है क्या होती है, पोटैटो। तो पोटैटो के अंदर क्या होता है कि अब वहां पे जो पोटैटो लगते हैं वो आपको हाई क्वालिटी के चाहिए। तो उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए क्या होता है कि हम कई बार ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज कर लेते हैं कि हमें हाई क्वालिटी के पोटैटोज मिले। तो उसमें जो आपकी सोयल फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती है, कि आप सपोज करो कि एक सीजन में तो अच्छी आप उससे प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो हो सकता है कि आपकी सोयल फर्टिलिटी जो पहले थी वो ना रहे, तो आपको जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस चीज को टैकल करके हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, समझ में आया? ओके सर, आ गया। ठीक है सर, तो ये रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज वाला पॉइंट बता दीजिए। हाँ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब ये है कि हमने कहा कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट दिखा रखी है वो जो है क्या कहते हैं डिफाइन कर रखी कि आप इतनी ज्यादा से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का एक जो है बेनिफिट है कि हम इसको कंट्री के किसी भी पार्ट में सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है और लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम है। तो जब हम कंट्री के किसी भी पार्ट में सेट कर सकते हैं तो होगा क्या कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एक तो पहली बात तो सबसे पहले हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, दूसरी बात हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचा रहे हैं। जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा
तो उनके पास इनकम आएगी, फिर वो कंज्यूम करेंगे, उसके अपने जो प्रोडक्ट्स है वो परचेज करेंगे। तो अल्टीमेटली जब आप सारे एरियाज में कंट्रीज के एम्प्लॉयमेंट पहुंचा रहे हैं, इंडस्ट्रीज को सेट कर रहे हैं, तो आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जो जितने भी एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज आप डेवलप कर रहे हैं, तो उन एरियाज का अल्टीमेटली आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बाकी जो एरियाज हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से डेवलप हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो उनके साथ मैचिंग करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि जिन एरियाज में ये डेवलप किए जाते हैं उन एरियाज का भी डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट का गैप नहीं रहता, हैव्स एंड हैव्स नॉट में गैप नहीं रहता। तो उस तरीके से ये हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करते हैं। समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो एमएसएमई के अंदर, या इसको जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, कई जगह आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिलेगा और कई जगह आपको एसएमईज मिलेगा या सिंपल एमएसएमई मिलेगा। तो इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो इसकी जो इंडियन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो रही है। ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो हमारा CII है, तो इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब का एक हम कह सकते हैं कि ये बॉडी है। जैसे हमारा क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी ICAI है। तो कंट्रीज के अंदर जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सारे गवर्न होते हैं ICAI के थ्रू, और जो हमारा ICAI है उनके लिए गाइडलाइंस भी इशू करता है। तो उसी तरह हमारा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, तो जितनी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उन सब का ये एक हेड कह सकते हैं, या फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रीज की उनको टैकल करता है, और उनकी जो क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है उन चीजों को ये देखता है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसकी जो एनुअल मीटिंग 2019-20 में हुई, पुडुचेरी में हुई। पुडुचेरी हमारा एक जो है आइलैंड है जिसकी क्या कहते हैं अंडमान निकोबार के पास, तो वो है। तो वहां पे इसकी मीटिंग हुई 2019-20 की। तो उस मीटिंग के अंदर जो डेटा आया कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, तो सबसे पहला जो इसमें बात आया, और ये जो डेटा है ये प्रीवियस ईयर का है, यानी कि जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गया जो है 2018-19 का है। तो वहां पे इसका डेटा है कि सबसे पहले जो कंट्री की GDP है, यानी कि हमारी कंट्री की जो GDP है, उस GDP में 6.11% का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो रिमेनिंग आपकी जो GDP बची लगभग 93% के पास, तो वो आपकी आई क्या कहते हैं अदर सेक्टर से, और 6.11% की आपकी GDP कहां से जनरेट हो रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। पहली बात होगी ये कंट्रीब्यूशन की। दूसरी बात क्या है कि एक्सपोर्ट में इनका जो कंट्रीब्यूशन, जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट में लगभग ये लोग 50% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया और जितना भी एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोर्ट में जो वैल्यू थी, या हम कहें कि जो प्रोडक्ट उन्होंने एक्सपोर्ट किए, उसमें से 48.10% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट था। तो यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रोडक्ट उनका क्या कहते हैं एक्सपोर्ट हो जाता है। और गवर्नमेंट ने ऐसे क्या कहते हैं प्लान्स भी बना रखे हैं, पॉलिसीज भी फ्रेम कर रखी हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं हम खुद ही प्रोक्योर कर लेंगे और उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, उनके लिए एक्सपोर्ट के एवेन्यूज ओपन अप किए जाएंगे। तो आपकी कंट्री के जितने भी एक्सपोर्ट्स थे टोटल 2018-19 में, उसमें से 48.10%, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि इसको 50% अगर कह दें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 50% एक्सपोर्ट्स जो है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आते हैं। तीसरी बात है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है। तो कंट्री के अंदर आपने जितना भी मैन्युफैक्चर किया, चाहे वो आप किसी भी गुड्स का करें, कार्स का करें, मोबाइल फोन्स का करें, या फिर आप क्या कहते हैं कोई और चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ
उसका आउटपुट में 33.4% कॉन्ट्रीब्यूशन आया आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो इन डेटा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या रोल प्ले करती हैं, उनकी इतनी महत्वता क्यों है, उनको हम इतना क्या कहते हैं एक पिवटल रोल क्यों देते हैं। उसके बाद इसमें आया कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 120 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो 120 मिलियन के पीपल का मतलब हो गया 12 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्योंकि 10 मिलियन का एक हमारा करोड़ होता है। तो 120 का कितना, 120 मिलियन है, तो हम 12 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया में सेटअप हैं, उसमें आप इतने लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात हुई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब बात कर लेते हैं कि हमारी कंट्री में एमएसएमई की यूनिट्स कितनी है। तो इस टाइम पे जो हमारी एमएसएमईज हैं यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो 63.4 मिलियन है, यानी कि लगभग 6 करोड़ 34 लाख यूनिट्स हैं। तो ये जो हमारी यूनिट्स हैं कुछ साल पहले क्या कहते हैं 2014-15 में या और उससे 13-14 में चले जाएं, ये 36 मिलियन थी, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ थी। और इतने कम टाइम में इतने ज्यादा इंक्रीज हुई, अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पहली बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या रोल प्ले कर रही है, उनकी महत्वता क्या है एक कंट्री के अंदर। दूसरी बात, ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है यूनिट्स का, नंबर ऑफ एमएसएमईज यूनिट्स का, कि हमें सिंपल बता रहा है कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम बहुत आसान तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम उसमें ज्यादा हमें पेपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप किराना स्टोर हो गई, मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर में आपको खैर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एक जो है जिसके नाम पे वो रजिस्टर होना, एक आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यानी कि एक जो डॉक्टर की डिग्री होती है वो आपको देना पड़ता है, तभी आप एक मेडिकल जो है स्टोर की शॉप ओपन कर सकते हैं। आपका कपड़े की दुकान है और ग्रोसरी शॉप्स हैं, इनमें कोई आपको सर्टिफिकेट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो आपके गली मोहल्ले में है, नुक्कड़ पे है, या फिर आप मार्केट में जाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, चाहे कपड़ा की है, ये किराने की दुकानें हैं, या और हैं आपकी ग्रोसरी शॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स की दुकान है, ये जो सारे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें, ये जो सारी दुकानें हैं वो सब एग्जाम्पल है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। तो इन डेटा से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक कंट्री के अंदर क्या रोल प्ले करती है। तो ये रोल की बात हो गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी में। और जो डेटा है हमारा 2018-19 का है, आई गेस कि 2018-19 का ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट का 2018-19 का कंफर्म है और 2019-20 में मीटिंग हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2019-20 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो अभी गया है, यानी कि 31 मार्च 2020। तो ये जो सारा डेटा है हमारा 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का है। तो ये इंपॉर्टेंस की बात हो गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। अब आगे मूव करते हैं। अच्छा सर, ये ऊपर के 3 पॉइंट समझ नहीं आए, दोबारा समझा दीजिए। क्या पॉइंट नंबर 3? पहले तीनों पॉइंट्स। अच्छा, देखो इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज जीडीपी, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज जीडीपी का मतलब है यहाँ पे इंडिया की जीडीपी। तो यानी कि हमारी कंट्री का जितना भी जीडीपी हो रहा है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना भी हो रहा है, उसका 6.1% आ रहा है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, सपोज करो कि आप 100 रुपए की जीडीपी, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपए की आपकी जीडीपी हुई, तो उसमें जो है 6 रुपए 11 पैसे आपका आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। पहली बात। एक्सपोर्ट की बात हुई 48.10%, तो यानी कि आपने टोटल एक्सपोर्ट जितना किया उसमें से आप 48% आ रहा है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। अगर आप 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 48 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आपका आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। तीसरी बात है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की।
आपने अपनी कंट्री के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चर किया, गुड्स का किया, सर्विसेज का किया, जितना भी आपने टोटल मैन्युफैक्चर किया, वो उस मैन्युफैक्चर में 33% हमारा जो है क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन आ रहा है, या हम कहें कि 30% शेयर है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। तो ये जो परसेंटेज है ये बता रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंट्री के इंडिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स में कितना पार्ट्स है। तो जीडीपी में 6.11% का योगदान है, एक्सपोर्ट में 48% का योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग में 33.4% का योगदान है, और एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को दे रहे हैं 120 मिलियन पीपल को, यानी कि 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और जो टोटल यूनिट्स है हमारी, यानी कि हमारी जो हम बात करते हैं नंबर ऑफ एमएसएमईज यूनिट्स जो सेटअप हैं, वो है 63.4 मिलियन, यानी कि 6 करोड़ 34 लाख। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे मूव करूं? यस सर। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट और रहते हैं, उसके बाद आज का हम लोग सेशन वाइंड अप करेंगे। तो अब कंट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंस की बात कर ली, रोल की बात कर ली। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो सबसे पहले इसमें जो बात करेगी कि उनका जो रोल है वो कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। अब बात करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है फाइनेंस की, कि यानी कि इनको अपना बिजनेस करने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कैपिटल की बात हो, या फिर अगर ये गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देनी है, तो सबसे इनकी मेजर प्रॉब्लम है फाइनेंस की। तो यानी कि इनको फाइनेंस की दिक्कत है, जो हम पैसे की बात कर रहे हैं उनकी कमी है। दूसरी बात है रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जो हमने अभी आपको एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा किस चीज का, चिप्स इंडस्ट्री का देखा। तो उसमें हमने देखा कि जो चिप्स इंडस्ट्री का मेजर रॉ मटेरियल है वो पोटैटोज है। अगर फार्मर्स जो हैं, अगर फार्मर्स किसी बिग कंपनी से टाई अप कर लें कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितनी भी हमारी प्रोडक्टिविटी होगी पोटैटोज की, हम आपको ही सेल करेंगे, तो होगा क्या उस केस में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा। और जो बिग कंपनीज होती हैं वो रॉ मटेरियल की जो उनकी बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा है, तो इनके लिए रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम रहती है कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद है डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग। अब डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग से मतलब है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, पहली बात मार्केटिंग के अंदर कई चीजें हम पढ़ते हैं, उसमें आपको प्रमोशन भी पढ़ते हैं, आप प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं, आप प्राइसिंग भी पढ़ते हैं और प्लेस भी पढ़ते हैं। तो मार्केटिंग यहाँ पे 2-3 चीजों में मैं सिंपली इसको डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पे हमारा मार्केटिंग से क्या मतलब है। पहली बात यह है कि ये लोग जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको ये लोग सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, कि लोग बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, या फिर हम कहें कि किसी को पता ही नहीं होता कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये प्रोडक्ट है। तो इनके सामने अपनी प्रोडक्ट की मार्केट में प्रमोशन की डिफिकल्टी है कि हम मार्केट में उसको कैसे प्रमोट करें। दूसरी बात, अगर हम प्रमोट भी कर लें तो फाइनल प्रोडक्ट को हम मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम कंट्री के किसी भी पार्ट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपने इस्टेब्लिश तो कर लिया, लेकिन वहां से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा वो जरूरी नहीं कि आप उनको ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। कि हमारे इंडिया में तो वैसे भी सीजन चेंज होते हैं हर 3 महीने पे, आपके ठंडी आती है, बरसात होती है, गर्मी आती है, फिर ये सारी जो सीजन चेंजेस रहते हैं, तो जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात है वो नहीं है। तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है कि प्रमोशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक कैसे पहुंचाएं। और मार्केटिंग की प्रॉब्लम के अंदर ये भी आता है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उतने एक्सपर्टीज से नहीं बनाए जाते हैं। कि अगर एक आपको एग्जांपल दो कि आपको एक हाथ से जो है बुनी हुई कोई चादर की शीट है,
बेडशीट है उस पर कुछ हाथ से कारीगरी की गई है, और आपको दूसरी जो है बेडशीट जो मिल रही है वो मशीन में तैयार हो रही है, उसमें जो कारीगरी की गई है या फिर उसमें जो डिजाइनिंग की गई है मशीन से की गई है, तो आप जो मशीन से की गई जो बेडशीट है उसको आप प्रेफर करेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है मार्केट में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाता है, तो इस वजह से मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। आगे मूव करते हैं। आउटडेटेड टेक्निक्स सिंपल है कि इनके पास जो भी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आउटडेटेड है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिमिट पहली बात कम है, तो आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अंडर यूटिलाइज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कि ये इस वाले पॉइंट से हम लिंक कर सकते हैं कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उतने एक्सपर्टीज से नहीं बनाए जाते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स, तो जो बिग कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं उनसे इनका एक हैवी कंपटीशन होता है, तो इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में उतने तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसके बाद है सिकनेस एंड इनएफिशिएंसी, जो हम बात करते हैं लॉस की है, और इनएफिशिएंसी है कि जो इनके लॉसेस हैं वो काफी हैवी हैं, और इनएफिशिएंसी है इन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रेड टैपेलिज्म जिसको हम कहते हैं, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पहली बात तो जो डिफिनेशन है वही इतनी लंबी चौड़ी हमें लगती है कि इन्वेस्टमेंट हमारी लिमिट इतनी होनी चाहिए, वो सिर्फ एक डिफिनेशन है। उसके बाद उसके कई सारे टर्मिनोलॉजी आती हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स का ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और आप इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप इसी क्वालिटी का बात करते हैं कि रॉ मटेरियल ही यूज करेंगे। तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, आपको कुछ अगर आपको इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ानी है, आपको अपना प्लांट एंड मशीनरी एक्सपांड करना है, तो उसके लिए आपको अलग से रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। उसके बाद है इनएडिक्वेट डिस्पर्जल। इनएडिक्वेट डिस्पर्जल का मतलब है कि इनका जो हम बात करते हैं कि जो स्कैटरनेस है, जो क्या कहते हैं इनमें जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में एस्टेब्लिश हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। उसके बाद है कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इस वाले पॉइंट से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी एक्सपर्टीज से बनाए गए हैं, और जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है आपका रिटर्न टू स्केल्स का, या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम बात करते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आप कहते हैं सिंपल कि आपका जितना भी प्रोडक्शन जो है जितना ज्यादा लेवल पे होगा आपको उतनी ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी, क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो आपके वेरिएबल कॉस्ट हैं वो यूनिट टू यूनिट फिर वेरी करने लगते हैं। तो वो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा होगी, और जब लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो एक टाइम बाद जाके क्या कहते हैं वेरिएबल के कॉस्ट की तरह काम करने लगती है। तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जब आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। तो कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से है इनको। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। सिंपल इस वाले पॉइंट से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो हमने अपनी कंपनीज को बाहर बिजनेस करने की परमिशन दी, बाहर का मतलब है विदेशों में, और वहां की जो कंपनीज थी विदेशों की, वहां की कंपनीज को हमने परमिशन दी कि आप हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने इसमें देखा क्या कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी। तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो जो हम रिजर्वेशन पॉलिसी देखते हैं गवर्नमेंट की, कि जैसे कि अभी हम जब पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया। रिजर्व कर दिया का मतलब कि वो प्रोडक्ट्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ही मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। तो ऐसा ही रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के
पर्सपेक्टिव में भी किया गया कि हमने कह दिया कि ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी रिजर्व कर रखे हैं इनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। क्यों किया गया? दो चीजों से किया गया कि इनको जो कंपटीशन मिल रहा है लार्ज स्केल कंपनी इंडस्ट्री से वो कंपटीशन कम हो, और दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, उस एडवर्स इम्पैक्ट को कुछ कम किया जा सके। तो ये प्रॉब्लम्स थी। इनमें किसी को कोई डाउट? यस सर, एक डाउट पूछना है। इसमें आपने बताया कि इनएडिक्वेट डिस्पर्जन, तो ये वाला पॉइंट आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इनएडिक्वेट डिस्पर्जन को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि इनएडिक्वेट जो डिस्पर्जन है उसके अंदर बता रखा है कि जो यहाँ पे हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो डिस्पर्जन है, जो कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स में इस्टेब्लिश की गई है, तो उसमें हो क्या रहा है इस जो है हमारा इनएडिक्वेट डिस्पर्जन में कि कुछ एरियाज में तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कुछ एरियाज में कम है। तो यानी कि जो हम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन की अभी हम बात कर रहे थे, कि कुछ एरियाज में तो बहुत ज्यादा सेटअप कर दी गई है और कुछ एरियाज में इनकी कमी है, तो वो इनएडिक्वेट डिस्पर्जन है। जो डिस्पर्जन आया है आपका डिस्पर्जन से आया है, जो आप लोग स्टैट्स के अंदर डिस्पर्जन पढ़ते हैं कि जो फैलता है, फैलाव जो है, तो उससे आया है। तो एक चीजें हैं क्या कहते हैं इनएडिक्वेट डिस्पर्जन में। तो इसमें जो बता रखा है, एक डेटा दे रखा है आपकी बुक के अंदर, जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो डेटा आपकी बुक का है इसमें बता रखा है कि जो 90% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया के 12 स्टेट्स में ही इस्टेब्लिश हैं। यानी कि जो इंडिया के 12 स्टेट है, 12 राज्य हैं, 90% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो वहीं पर इस्टेब्लिश है। और दूसरा डेटा है इसके साथ कि जो 90% है उनका भी 1/3, यानी कि 30% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी 3 राज्यों में है। पहला वेस्ट बंगाल में, दूसरा मध्य प्रदेश में और तीसरा उत्तर प्रदेश में। तो यानी कि ये जो डेटा है ये इनएडिक्वेट डिस्पर्जन का मतलब है कि किसी जगह पे तो हमने बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर दिया है और किसी एरिया में तो उनकी जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कमी है, उनको हमने हम कह सकते हैं 1 या 2 इंडस्ट्रीज को ही सेटअप किया है। तो ये जो डेटा से हमें क्लियर हो रहा है कि 30% जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, सपोज करो कि 100 टोटल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्री के अंदर हैं, तो उसमें से 30 इंडस्ट्रीज तो हमने तीन ही राज्यों की है। पहला वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में टोटल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनका 30% जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्हीं 3 राज्यों में। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया इनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या इनकी जो नीड्स थी उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे कि अभी हमने डेटा देखा था जो कि इंपॉर्टेंस के अंदर हमने देखा था कंट्री के जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमारा जो दूसरा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट था उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनकी जो जरूरतें हैं और इनकी जो परेशानियां हैं उनको हैंडल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ये लास्ट है आज की क्लास का। इसके बाद एक स्लाइड है और इसी कंटिन्यूस में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, 6 बोर्ड बनाए। तो अब ये जो बोर्ड बनाए गए, तो बोर्ड का काम क्या था कि ये बोर्ड क्या करेंगे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और टाइम टू टाइम जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा उसको वो लोग स्वतंत्र तरीके से ले सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसा कि हमारा NCWEB है। तो NCW जब आप उसका जो है फुल फॉर्म एक्सपांड करते हैं तो आप कहते हैं नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड।
तो जो लास्ट में बोर्ड है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है, कि वो इंडिपेंडेंट है, कि वो डिसीजन ले सकता है, कि जो भी उसको लगता है कि ये चीज मेरे को करनी है, इसमें स्टूडेंट्स का बेनिफिट है, तो वो डिसीजन वो ले सकता है। तो उसी तरीके से हमने 6 बोर्ड बनाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कि वो अपने रिलेटेड एरियाज में डिसीजन ले सके। तो जो पहला बोर्ड था उसमें क्या था, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, दूसरा हैंडलूम, कोयर, विलेज एंड खादी बोर्ड और सेंट्रल सिल्क रोड, और जो लास्ट में SSI बोर्ड। तो 6 बोर्ड बनाए। उसके बाद क्या किया हमने, इनके लिए जो फाइनेंस की दिक्कत थी उसको चीप रेट पे या हम कहें इकोनॉमिक रेट पे अवेलेबिलिटी करवाने की व्यवस्था करी गवर्नमेंट ने, कि जो हम कहते हैं कि अगर इनको लोन दिया जा रहा है तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहे हैं वो कम करें, और गवर्नमेंट जो इनको इंसेंटिव दे सकती है वो कैसे इंसेंटिव दे सकती है, और क्रेडिट फैसिलिटी जो है इनको देने के लिए एक काम और भी किया गया कि जब कोई लार्ज स्केल कंपनी थी तो उनसे इनका टाई अप कर दिया गया। टाई अप में क्या होगा कि आपको क्रेडिट की ही फैसिलिटी नहीं, उसके साथ साथ आपको कई और बेनिफिट मिलेंगे। तो पहली बात तो आपकी क्रेडिट जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, क्योंकि लार्ज स्केल कंपनी से आप टाई अप कर रहे हैं तो आपके पास फंड्स ज्यादा होंगे। दूसरी बात, जब आप उससे टाई अप कर रहे हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो उससे आपका टाई अप हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी को आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके यहाँ पे जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड्स है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरा काम हमने क्या किया कि जो क्रेडिट की प्रॉब्लम थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उसको हमने सॉर्ट आउट किया। तीसरा क्या किया, रिजर्वेशन की पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया। अब रिजर्वेशन यहाँ पे जो पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हमने ये कहा कि ये प्रोडक्ट जो है, हमने एक नंबर दे दिया और उन प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया और कहा कि इसको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी प्रोडक्ट्स में हम क्या देख रहे हैं कि 77 प्रोडक्ट्स ऐसे थे 1960s में, यानी कि जो हमारा 1960 जब खत्म हो रहा था, या हम कहें कि जब क्या कहते हैं जो 1950 से लेकर 1960 का बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें कह सकते हो आप, और 1965 तक, तो उसमें 77 प्रोडक्ट्स हमारे रिजर्व थे। 1970 में 124 प्रोडक्ट्स कैटेगरी के लिए हमने रिजर्व कर दी, और 1983 में 873 प्रोडक्ट्स हमने इनके लिए रिजर्व कर दिया। कि यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हमने रिजर्व करे हैं इनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। तो 1983 के बाद क्या हुआ, 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उसका एक पार्ट थी, तो उसके अंदर जो हमने रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के बाद थी वो हम डी रिजर्वेशन की तरफ थे, यानी कि हम उसको जो प्रोडक्ट्स रिजर्व थे इसको हमने कम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कम करना स्टार्ट कर दिया कि सो दैट कि इनको भी एक जो अपनी इनएफिशिएंसी है और इनइफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव कर सकें। इनमें भी एक कंपटीशन की जो हम कह सकते हैं कि भावना है वो उत्पन्न हो सके, कॉम्पिटिटिवनेस इनमें भी इनबिल्ट हो सके, इनमें भी बिल्डअप हो सके। तो इस वजह से हमने डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया 1991 के बाद। और प्रेजेंट में इनके लिए जो हमने प्रोडक्ट्स रिजर्व कर रखे हैं वो 20 हैं, कि 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। उसके बाद है सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर इस वाले पॉइंट को इधर एग्जांपल के साथ दोबारा समझा दीजिए। क्या चीज? पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वाले पॉइंट को कोई एग्जांपल के साथ बता दीजिए। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन के अंदर हम बात क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि इतने प्रोडक्ट्स जो 77 है, 124 है, 873। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ दूसरे शब्दों में। रिजर्वेशन की प्रोडक्ट रिजर्वेशन से हमारा सिंपल मतलब है कि हम कह रहे हैं कि हम इतने प्रोडक्ट्स या इतने जो हमारे आइटम्स हैं इनको हम रिजर्व कर दे रहे हैं,
कि इनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगे। कि सपोज करो आपके कंट्री में टोटल 1000 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोडक्ट्स कैटेगरी। अब प्रोडक्ट्स कैटेगरी जो है उसमें कई सारी जो है आपके प्रोडक्ट्स आएंगे, आपका जितने भी आप डेली यूज से लेके सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स तक जितने भी आप यूज करते हैं, चाहे आपका मोबाइल फोन है, आपके ईयरफोन है, आपका टीवी है, फ्रिज है, ये सारे प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो उसमें कहा गया कि प्रोडक्ट रिजर्वेशन का मतलब है कि हम एक प्रोडक्ट स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो सपोज करो कि हम पूरी कंट्री के अंदर 1000 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमने कहा 1960 के में कहा कि 77 प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। यानी कि 1000 में से जो हमारे टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें से हमने 77 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रोडक्ट्स हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। मान लेते हैं कि जो हमारा एग्जांपल के तौर पे कि जो हमारे ब्रश हैं, टूथ ब्रश हैं, और मान लेते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं सोप्स हैं, जो हमारे ये हैं हैंड वॉश हैं, या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, दूसरे शैम्पू हैं, आपके क्या कहते हैं हेयर ड्रायर हैं, आपके क्या कहते हैं किचन के कुछ आइटम्स हैं। इन तरह के मतलब कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये है प्रोडक्ट कैटेगरी बना दे कि हम ये प्रोडक्ट्स विद नेम बता दिया कि 77 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है। अब 1960 के बाद फिर वो नंबर हमने बढ़ा दिया 124 1970 में, फिर उसको हमने फर्दर इंक्रीज कर दिया 873। तो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एसएसआई से मतलब है कि हम इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इतने नंबर ऑफ आइटम हम रिजर्व कर दे रहे हैं कि इनमें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोडक्शन करेंगी और कोई उनमें नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी, जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग आपने सीट्स रिजर्व कर दी कि वहां पे सिर्फ उन्हीं कैटेगरी के कैंडिडेट्स जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। तो उसी तरीके से हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट रिजर्वेशन की पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। आई होप कि आपको क्लियर है ये। यस सर। आगे बढ़ें। हाँ जी सर। ठीक है। उसके बाद सीडो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपेक्स बॉडी है डिसीजन मेकिंग की। सीडो क्या करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में? इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग एंड अदर रिसर्च स्टडीज प्रोवाइड करती है। तो इनमें जो अभी काउंसलिंग का मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, कंसल्टेंसी आपको कोई सलाह लेनी है, मार्केटिंग की जो आपकी प्रॉब्लम थी, या फिर और कोई एरियाज हैं जिनमें लगता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करना चाहिए, तो हमारी सीडो उनमें हेल्प करती है। उसके बाद है सिडबी, ये फाइनेंस के लिए बनाया गया, 2 अप्रैल 1990 को इसको बनाया गया और सबसे अपेक्स बॉडी है। जैसे ये हमारी सीडो अपेक्स बॉडी है जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, किसके लिए? काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग एंड अदर रिसर्च स्टडीज के लिए जिस तरीके से अपेक्स बॉडी है, उसी तरीके से हमारा सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो अपेक्स बॉडी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, किस रिस्पेक्ट में? फाइनेंस के रिस्पेक्ट में। यानी कि जितनी भी फाइनेंस के रिक्वायरमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उनका जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेड है, वो है सिडबी। जैसे कि अगर हम इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो सारे बैंक का जो हमारा हेड कौन है? आरबीआई। तो जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सारे कहां से गवर्न होती हैं? आरबीआई से। तो उसी तरीके से जितने भी हमारे फाइनेंस के क्या कहते हैं गाइडलाइंस है या हेल्प है, वो सारी हमारी आएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी से, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से। उसके बाद हमने डीआईसीज बनाया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जिसको 1978 में
सेटअप किया गया था और इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प करें। कि डिस्ट्रिक्ट में जब बनाया गया तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको नोडल क्या कहते हैं वो बनाया गया, नोडल पर्सन बनाया गया कि आप अपने एरिया में जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका आप सुपरविजन करेंगे, एज वेल एज उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप उनको पूरा करेंगे। उसके बाद क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेटअप किया गया 1983 में। किस लिए ये सेटअप किया गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए कि वो उनके रिसोर्सेस जो अवेलेबल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेटअप किया 1983 में। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, अभी हमारे यहाँ पे एक कैंपेन चल रहा है स्किल इंडिया का। तो स्किल इंडिया में क्या हो रहा है कि आपको डिफरेंट जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उनमें आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपकी मल्टीमीडिया एनिमेशन है, आप कोई मतलब कि इस क्या कहते हैं कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, आप C++ कोई कंप्यूटर की कोर्स करते हैं, या आप जो स्मॉल बिजनेस डेवलप करने की जो क्या कहते हैं छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है उनमें कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए जाते हैं। तो जिस तरीके से स्किल इंडिया कैंपेन जो चल रहा है उसी तरीके से हमारा ये कैंपेन, ये जो क्या कहते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। तो ये सेटअप किया 1983 में। किसके लिए सेटअप किया गया कि जो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाया जा सके, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। उसके बाद है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फ्रॉम एक्सरसाइज। इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि सपोज करो अगर वो प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं बेचे जा सकते तो गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को खरीद लेगी। जैसे हम एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मिंग के अंदर, कि अगर आपको फसल किसी कारणवश कम होती है या आपको मार्केट में सही रेट नहीं मिल पाता, एमएसपी हम सेट कर देते हैं कि एमएसपी यानी कि इतने रुपए से नीचे आपको आपकी फसल की कीमत क्या कहते हैं कम से कम आपको इतनी मिलेगी, इससे नीचे नहीं जा सकती है। तो जिस तरीके से एमएसपी हम सेट करते हैं कि हम अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके, उसी तरीके से गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है फॉर एसएसआईज, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं अगर वो मार्केट में नहीं क्या कहते हैं बेचे जा सकते स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू, तो गवर्नमेंट उनको प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर लेती है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर 50% है, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर 100% है। यानी कि आपने जितना भी बनाया प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आपके 50% जितना भी मैन्युफैक्चर हुआ है उसको गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी, और दूसरे जो अगर आपने दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर बना रखा है तो वहां का आपसे 100% आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट परचेज कर लेगी, सो दैट कि आपको लॉस ना हो, आपको लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे कंपटीशन ना मिले, उनसे आपको एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें कि खादी एंड सही जो अभी आपने पॉइंट बताया गवर्नमेंट वाला पॉलिसी का, ये तो जब ही होगा ना कि अगर कोई पॉलिसी मतलब जैसे कि कोई सामान बनाया है और वो सामान बाय चांस नहीं बिक पाया है तभी गवर्नमेंट खरीदेगी, या फिर सीधा मैन्युफैक्चर करते ही मैन्युफैक्चरर दे देता है गवर्नमेंट को? दोनों केस हो सकता है। देखो जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि सपोज करो कि आपको क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके टोटल प्रोडक्ट्स को जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 50% आप हमें देंगे, यानी कि 50% जो आपका प्रोडक्ट है हम परचेज कर लेंगे और आपका जो 50% रिमेनिंग है
वो आप मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। और मार्केट में अगर आप नहीं सेल कर पा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रिलैक्सेशन दे देती है। रिलैक्सेशन दे देती है, या तो वो खुद खरीद लेगी या फिर कुछ उनके लिए मैकेनिज्म सेट कर देगी कि सो दैट उनके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में एंटर हो सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है। ओके सर। ठीक है, अब इसका लास्ट है हमारा पॉइंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया गया हमारा, अब इसके अंदर जो हमारे विलेज की जितनी भी इंडस्ट्रीज थे, बेसिकली खादी जो हमारे खादी के जो कपड़े हुआ करते थे उनके ऊपर फोकस किया गया कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करेगा। तो इसमें हमने क्या फोकस रखा कि प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जितनी भी हमारी, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान हम करेंगे, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और उन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट उनका डेवलपमेंट हो सके। फिर आगे ये कहता है कि बेसिक अपने प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के अलावा इसका फर्दर ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेनिंग किनकी, आर्टिसंस यानी कि जो कारीगर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजरी यानी कि सुपरवाइजर्स या मैनेजरियल पर्सोनल हैं, उन सब की ट्रेनिंग करेगा। उसके साथ साथ बिल्डिंग अप ऑफ रिजर्व्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, टूल्स, implements, equipments and to make these available to the implementing agencies at the reasonable prices। तो हमारा जो KVIC का पर्पज है वो क्लियरली डिफाइंड है। पहली बात ये कह रहा है कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए तो ये प्लान्स को बनाएगा, उन प्लान्स को ऑर्गेनाइज करेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। ये तीनों काम करेगा, किस लिए करेगा, सो दैट कि हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, उनको हम लोग वाइड स्केल पे प्रमोट कर सके, उनका डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आर्टिसंस यानी कि कारीगर हैं, सुपरवाइजर्स हैं और मैनेजमेंट के लोग हैं। उन सब की ट्रेनिंग करना है और उन ट्रेनिंग के साथ साथ रॉ मटेरियल का, टूल्स का और इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स का हम वो जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक रिजर्वोयर बना के रखेगा, यानी कि अपने पास स्टॉक करके रखेगा और जब भी जरूरत होगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज से मतलब है कि आपके जो भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैं या आपकी सीडो है, सिडबी है या फिर आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, इन सब को ये सारी चीजें रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करवाएगा। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का ऑब्जेक्टिव पहला कि वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ द सेम प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेशन करेगा सो दैट कि हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। दूसरा कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करवाएगा। तीसरा, वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स, जो चीजें आती हैं उनका एक स्टॉक अपने पास बनाकर रखेगा। और लास्ट, जब उन स्टॉक में से किसी भी क्या कहते हैं चीज की रिक्वायरमेंट होगी किसी को, कोई भी इंडस्ट्री को, तो KVIC उन सारी चीजों को रीजनेबल प्राइसेस पे उन सबको मुहैया करवाएगा जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये था आज के लिए हमारा